आपण पाहताय न्यूज 18 लोकमत। गुजरातमध्ये ड्रग्सचा प्रचंड मोठा साठा जप्त करण्यात आलाय। गुजरात एटीएसनं एक धडक कारवाई केली आहे आणि यामध्ये तब्बल 120 किलो ड्रग्स जप्त करण्यात आलाय। आंतरराष्ट्रीय बाजारात या ड्रग्सची किंमत सुमारे 600 कोटी रुपये इतकी आहे। मोरबी जिल्ह्यातल्या मालिया इथून हा ड्रग्सचा साठा जप्त करण्यात आला। तसंच एकूण 4 जणांना अटक करण्यात आली। या क्षणाची सगळ्यात मोठी आणि महत्त्वाची माहिती। प्रशांत लीला रामदास आपले दिल्लीचे प्रतिनिधी आपल्यासोबत आहेत। प्रशांत, गुजरातमध्ये मोठी कारवाई पुन्हा एकदा। अतिशय मोठी कारवाई, जवळपास 120 किलो ड्रग्स हे मोरबी जिल्ह्यातील झिंजुडा गावातील, मोरबी जिल्हा हा गुजरातमध्ये येतो, तिथून 120 किलो ड्रग्स पकडण्यात आलेली आहे। तिथे जवळपास याची किंमत जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात बघितली आपण तर जवळपास 600 कोटीच्या जवळपास आहे। पाकिस्तान मधून ही ड्रग्ज आहे भारतात पाठवण्यात आल्याची माहिती पुढे आलेली आहे। मालिया मियाना म्हणजे मोरबी जिल्ह्यातून ही जप्त करण्यात आलेली आहे। आणि हे जे जिजुडा गाव जे आहे हे नवलखी पोर्टच्या जवळ आहे। नवलखी पोर्ट हे गुजरातमध्ये अतिशय एक महत्वाचा पोर्ट आहे आणि त्याच गावाच्या जवळ असलेल्या जिजुडा गावातून ही जप्त करण्यात आली आहे। महत्वाचं म्हणजे जर बघितलं ज्या पद्धतीने माहिती मिळते की ती एक प्रकारे समुद्री मार्गाद्वारे ड्रग्ज आणण्यात आल्याची माहिती पुढे आलेली आहे। आणि ही संभावना पुढे आलेली आहे की यामध्ये समुद्री माध्यमातून ही ड्रग्ज भारतात आणण्यात आलेली आहे। सोबतच ज्या पद्धतीने माहिती मिळते की याची जर पूर्ण माहिती घेतली आपण संपूर्ण प्रकरणाची तर गेल्या काही दिवसापासून सतत याच्यामध्ये जर बघितलं आपण तर सतत पाकिस्तानमधून भारतामध्ये ड्रग पाठवण्यात येते आणि त्या प्रकारची ड्रग भारताच्या विविध पोर्टवरती जप्त करण्यात येत आहे। एक मोठी कारवाई आहे, एक नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे। गुजरात एटीएस कडून की जवळपास 4 जणांना या प्रकरणात अटक करण्यात आलेली आहे। बर प्रशांत, तू राहास आपल्यासोबत। जनक दबे आपल्यासोबत गुजरातमधून जोड़े गेलेत। जनक जी, लगातार गुजरात से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया जा रहा है, कैसा नेक्सस है ये? देखिए, नेक्सस दरअसल हर जो स्टेट में फैला हुआ है और पाकिस्तान की नापाक मंशा है जिसको हाल ही में जो नई सरकार गुजरात में बनी, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी काफी युवा है और इन्होंने उन चीजों को बहुत नजदीक से देखा है अपने इलाकों में कि किस तरीके से युवा खासतौर पर ड्रग्स के शिकार हो रहा है। तो उसके बाद एक सामूहिक तौर पर सरकार ने फैसला लिया कि ड्रग्स के नेक्सस को तोड़ा जाए क्योंकि ये कई परिवारों को सीधा असर कर रहा है। ऐसे में फिर गुजरात पुलिस को सीधे आदेश दिए गए थे कि जहां पर भी नेक्सस हो उसको पकड़ा जाए। तो गुजरात एटीएस लंबे समय से हालांकि टेरर मॉड्यूल के साथ साथ जो नार्को टेरर है उसको तोड़ने में लगातार सफल रही है और इस बार भी गुजरात एटीएस के पास पुख्ता जानकारी थी कि मोरबी मालिया मियाना का जिजुआ गांव है, तो वहां पर एक मकान में बड़े पैमाने पर ड्रग्स की खेप उतारी गई है और उसको जल्द ही बाकी के राज्यों में पहुंचाने की तैयारी है। उसके बाद गुजरात एटीएस के अधिकारी कल रात को ही वहां पर पहुंचे, छापेमारी की और तकरीबन 120 किलो, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत अगर 5 लाख के हिसाब से भी गिना जाए तो तकरीबन 600 करोड़ के आसपास की ड्रग्स मानी जा रही है। तो ऐसे में जब सरकार अपने हिसाब से इसको बनाने की कोशिश कर रही है कि ये एक राजनीतिक मसला नहीं है, लेकिन एक समाज को सीधा स्पर्श करता मसला है, इसमें कोई राजनीतिक बयानबाजी या उस तरीके से इसको नहीं लेना चाहिए, ना ही ये श्रेय लेने का मामला है, बल्कि लेकिन जनक, हर हाल में होता है। जी जनक, पिछले 1 महीने का अगर हम देखें तो ये चौथा या 5वीं बार है कि गुजरात में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए। ये सब क्या समुद्री मार्ग से गुजरात में आया है, किसी पोर्ट के ऊपर से, या ये गुजरात में ही कहीं बनाया गया? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। जो नेक्सस सामने आया है, जहां तक इस मामले में बात का आई है, ये जो नेक्सस है उसके पहले अभी हफ्ते भर पहले ही देवभूमि द्वारका में 300 किलो ड्रग्स पकड़ा गया था। ये पूरा का पूरा लगभग 1000 किलो की अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत का ड्रग्स पाकिस्तान से भेजा गया। पाकिस्तान का बड़ा ड्रग माफिया खालिद बख्श का नाम सामने आया है इसकी पूछताछ में, और यहाँ पर जो 2 स्मगलर्स पकड़े गए हैं ड्रग्स माफिया, वो जिसमें एक का नाम जब्बार है और दूसरा नाम गुलाम है, ये दोनों भी ड्रग पेडलर्स हैं और ये तीनों ने चाहे वो खालिद बख्श की बात हो पाकिस्तान का ड्रग माफिया या फिर जल्लाद और गुलाम और बाकी ये सब ने दुबई में बैठ के ये रणनीति बनाई थी और वहां पर दुबई में
सोमालिया कैंटीन का इलाका, वहां पर यह साजिश रची गई थी और उस साजिश के तहत ही यहाँ पर गुजरात इस ड्रग्स को भेजा गया था। ठीक है जनक, फिलहाल शुक्रिया इस विस्तृत जानकारी के लिए. तेव्हा गुजरातमध्ये पुन्हा एकदा ड्रग्सचा मोठा साठा पकडण्यात आला आहे. कोट्यावधी रुपयांची याची किंमत आहे. साधारण 600 कोटी रुपये आंतरराष्ट्रीय बाजारातली याची किंमत आहे. याचे ही एक्सक्लुझिव्ह दृश्य तुम्ही न्यूज 18 लोकमतवर पाहता. आणि ही आपण थेट दृश्य पाहतो आहोत. पद्मविभूषण, शाहीर, महाराष्ट्र भूषण, बाबासाहेब पुरंदरे यांची ही अंतिम यात्रा. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास अनेक पिढ्यांना जिवंत करून सांगणारा शिवशाहीर आज आपल्या सगळ्यांना सोडून गेलाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, देशाचे गृहमंत्री अमित शहा, राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासह समाजातल्या सर्वच स्तरातून तीव्र शोक व्यक्त होतोय. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे शासकीय इतमामात या शिवशाहिराला अखेरचा निरोप देण्यात येईल. एकोणतीस जुलैला बाबासाहेब पुरंदरे यांनी 100रीत प्रवेश केला आणि त्यांच्यावर निस्सीम प्रेम करणारे सगळेजण अतिशय आनंदात होते. बाबासाहेबांच्या शतकपूर्तीचा कार्यक्रम सुद्धा तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणात, मोठ्या उत्साहात करायचा याचंही नियोजन झालं होतं. खरं तर 15 दिवसापूर्वीपर्यंत बाबासाहेबांची प्रकृती अतिशय ठणठणीत होती, पण कदाचित नियतीच्या मनात काही वेगळंच होतं. इथून पार्थिव थेट वैकुंठ स्मशानभूमीत नेण्यात येईल. तिथे त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येतील. वैभव सोनवणे आपले प्रतिनिधी आपल्यासोबत आहेत. वैभव. मिलिंद, साधारण 12 वाजेच्या सुमारास विद्युत दाहिनीमध्ये वैकुंठ स्मशानभूमीत बाबासाहेबांवर अंत्यसंस्कार करण्यात येतील असं सांगितलं जात आहे. आतापर्यंत सकाळपासून अनेक मान्यवरांनी इथं भेटी दिल्यात, बाबासाहेबांचं अंत्यदर्शन घेतलं. खरं तर सकाळपासून अनेक जण इथं येत आहेत, रांगेत उभे राहत आहेत. अगदी उदयनराजे भोसले यांच्या मातोश्री ज्या आहेत त्या सुद्धा काही वेळापूर्वी इथं आल्या होत्या. प्रशांत परिचारक जे पंढरपूरचे आमदार आहेत ते आले होते. सुप्रिया सुळे आल्या होत्या. स्वतः राज ठाकरे आले होते. जवळपास 1 तासभर राज ठाकरे हे तिथंच बसून होते आणि त्यानंतर अनेक मान्यवरांनी घेतल्या आपण अंत्यदर्शन घेतले. वैभव सोनवणे आपले प्रतिनिधी या वेळेला पुण्यातून आपल्याला माहिती देत आहेत. पुरंदरे वाडा पर्वतीच्या पायथ्याशी जिथे बाबासाहेब पुरंदरे यांचं पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आलं होतं. राजा शिवछत्रपती या बाबासाहेब पुरंदरे यांनी लिहिलेल्या ग्रंथाच्या एकूण 16 आवृत्ती प्रकाशित झाल्या. तर 5 लाखपेक्षा जास्त प्रती या शिवचरित्राच्या आतापर्यंत लोकांनी घेतल्या. देशातल्या अनेक भाषांमध्ये त्याचं भाषांतर करण्यात आलं. एवढंच नाही तर ब्रेल लिपीमध्ये सुद्धा हे शिवचरित्र भाषांतरित करण्यात आलं. वैभव, खरं तर
म्हणजे या रस्त्याने जाताना अनेक पुणेकर उत्सुकतेनं पाहत असतील पुरंदरे वाड्याकडे की बाबासाहेबांचं दर्शन झालं तर, पण आज मात्र बाबासाहेबांना अखेरचा निरोप देण्याची वेळ आली आपल्या सगळ्यांवर. मिलिंद हां वैभव. मिलिंद, पार्थिव जे आहे ते वैकुंठाच्या दिशेने निघालंय. पोलिसांच्या कॉन्वॉयमध्ये हे पार्थिव जे आहे ते नेलं जात आहे. रादर विद्युत दाहिनीमध्ये 12 वाजता अंत्यसंस्कार करण्यात येतील. मी काही माहिती सांगत होतो. अत्यंत हातावर पोट असलेले 2 रिक्षा चालक ते फुलाची टोकरी घेऊन बाबासाहेबांच्या अंत्यदर्शनासाठी आलेले होते. अगदी अनेक फाटकी माणसं सुद्धा बाबासाहेबांवरती प्रेम जे करतात ते कुठल्या तऱ्हेचं आणि किती मोठं आहे हे यावरून लक्षात येतं. एका बाजूला अनेक मोठमोठाली लोक जी आहेत ती अंत्यदर्शनासाठी आलेली होती आणि तशीच तितकीच कुणालाही यांचा बाबासाहेबांशी संबंध असेल किंवा यांना बाबासाहेब पूर्ण माहिती असायचं कारण असू शकेल असं न वाटणारे कित्येक लोक, कित्येक मजूर असलेले, काही कचरा वेचक, काही रिक्षावाले हे सुद्धा बाबासाहेबांच्या अंत्यदर्शनासाठी आलेले होते. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ज्या पद्धतीनं त्यांनी उभं आयुष्य पूर्ण हयात त्यांनी ज्या तऱ्हेनं केवळ शिवजागर करण्यामध्ये घालवली किंवा सगळ्यांना गावोगावी जाऊन, खेडोपाडी जाऊन आणि ज्या कथा त्यांच्या आता ऐकायला मिळतात, 400 किलोमीटर केवळ सायकलवर एखादा कागद मिळाला म्हणून ते जात होते. ही सगळी माहिती जी आहे ही अचंबित करणारी आहे. एखाद्यानं किती ध्येयवेडा असावं त्याचं बाबासाहेब हे जिवंत उदाहरण होते. त्यांनी अनेक शिवशाहीर घडवले, अनेक कलाकार जगवले. महानाट्य जे होतं त्यांचं जाणता राजा, या महानाट्यानं तर अक्षरशः कित्येक कलाकारांना नवी आयुष्य दिली. या कलाकारांचा सगळा संच जो आहे तो बाबासाहेबांच्या घराच्या बाहेर सकाळी 7 वाजल्यापासून उभा आहे. आता ही सगळी मंडळी वैकुंठाकडे निघाली आहेत. पण त्या सगळ्यांनाही अतीव दुःख झालेलं होतं. बाबासाहेबांचं पार्थिव हे शिवसृष्टीला न्यावं अशी त्यांची अत्यंत आग्रही मागणी होती. मात्र शासकीय इतमामामध्ये अंत्यसंस्कार होणार असल्याने प्रोटोकॉल जे आहेत त्या प्रोटोकॉलनुसार तसं करता येणार नाही. एकदा पार्थिव हलवल्यानंतर ते थेट वैकुंठात न्यावं लागेल अशी अडचण जेव्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आली तेव्हा शिवसृष्टीला पार्थिव नेण्याचा नियोजन जे आहे ते रद्द करण्यात आलं. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे शिवसृष्टीचं काम हे केवळ 25% झालंय. मात्र समाजाच्या स्तरातले अनेक लोक हे बाबासाहेबांशी जोडले गेलेले आहेत वेगवेगळ्या मार्गानं. या शिवसृष्टीच्या कामासाठी त्यांनी जी मेहनत घेतली किंवा जे पैसे उभे करायचं जे मोठं काम होतं ते केलं. ते पाहून अनेक छोट्या छोट्या कर्मचाऱ्यांनी किंवा पुण्यातल्याच नाही तर महाराष्ट्रातल्या, देशभरातल्या सर्वसामान्यांना आपलेसे वाटणारे बाबासाहेब आज महाराष्ट्राला सोडून कदाचित आता शिवाजी महाराजांच्या दरबारात त्यांना मुजरा करण्यासाठी निघाले आहेत. एक गोष्ट बाबासाहेबांच्या संदर्भातली कदाचित फार कमी लोकांना माहिती आहे की स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा दादरा नगर हवेलीचा मुक्तीसंग्राम लढला गेला त्यावेळेला सुधीर फडके यांच्यासह काही जण जे दादरा नगर हवेली किंवा गोवा मुक्ती संग्रामात सक्रिय होते अशा सुधीर फडके यांच्यासह अन्य काही जणांबरोबर बाबासाहेब पुरंदरे यांनी सुद्धा दादरा नगर हवेली मुक्ती संग्रामात सक्रिय सहभाग घेतला होता. आचार्य आत्रे, गोनी दांडेकर, पु ल देशपांडे, अटल बिहारी वाजपेयी, मंगेशकर कुटुंबीय, बाळासाहेब ठाकरे अशा सगळ्यांशी बाळासाहेबांचं अतिशय घट्ट असं नातं होतं. पुण्यात आल्यानंतर यातली अनेक मंडळी बाबासाहेबांना भेटली नाहीत असं कधीच व्हायचं नाही. बाबासाहेब पुरंदरे यांनी सुमारे 15,000 व्याख्यानं दिली. एकच ध्यास, एकच श्वास, ते म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं चरित्र, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे विचार,
छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं कर्तृत्व, त्यांनी घालून दिलेले आदर्श, त्यांनी सांगितलेली वाट ही प्रत्येक माणसापर्यंत पोहोचावी यासाठी आयुष्यभर बाबासाहेब पुरंदरे झटले. साधारण 1250 पेक्षा जास्त प्रयोग जाणता राजा या महानाट्याचे करण्यात आले. हजारो लोकांनी, लाखो नागरिकांनी या महानाट्याच्या माध्यमातून छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा सुवर्णकाळ कसा असेल याची अनुभूती घेतली. शिवचरित्रातून व्यक्तिचरित्र निर्माण करण्याचा ध्यास त्यांनी जणू घेतला होता. असा हा अनोखा शिवशाहीर आज आपल्याला सोडून चालला. आणि थोड्याच वेळात वैकुंठ स्मशानभूमीत या शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार केले जातील. बुलेटिनमध्ये घेऊयात एक छोटासा ब्रेक. आपण पाहताय मुद्दा महाराष्ट्राचा. आणि एक महत्त्वाची बातमी, मोठी ब्रेकिंग न्यूज आत्ताच आपल्या हाती येते, ती म्हणजे क्रूज ड्रग्ज प्रकरणातील एक महत्त्वाची व्यक्ती सॅम डिसूझा हे लवकरच SITच्या समोर हजेरी लावणार आहे. मुंबई पोलिसांच्या SIT समोर सॅम डिसूझा हे हजर होणार आहेत आणि आपला जबाब नोंदवणार आहेत. अजित मांढरे आपले प्रतिनिधी आपल्यासोबत आहेत. अजित, काय अधिक माहिती आहे? मिलिंदजी, आर्यन खान ड्रग केस प्रकरणामध्ये 2 महत्त्वाच्या व्यक्ती होत्या ज्यांनी आरोप केलेत की याच्यामध्ये पैशांची देवाणघेवाण झालेली आहे. पहिला म्हणजे प्रभाकर साहिल, ज्याने सांगितलं की काही कोट्यवधी रुपयांची मागणी केली गेली होती. त्यानंतर 50 लाख रुपयांमध्ये व्यवहार झाला आणि त्या दरम्यान त्याने सॅम डिसूझा नावाच्या एका व्यक्तीचं नाव घेतलं होतं. हा सॅम डिसूझा नावाचा व्यक्ती नेमका कोण आहे, तो काय करतो, कसं हे जाणून घेण्याकरता स्वतः सॅम डिसूझा आपल्यासोबत आहेत. सॅमजी, पहिले लोकांना हे जाणायचं की सॅम डिसूझा ही व्यक्ती आहे तरी कोण? सॅम डिसूझा कौन है एक्चुअली? मैं एक कंसल्टेंट हूँ और मैं लियाजनिंग भी करता हूँ, और उसी दौरान मैं सुनील पाटिल को जानता हूँ. और ये KP गोसावी, मनीष भानुशाली को मैं पहले से जानता नहीं था. मेरे को इन्होंने सुनील पाटिल ने मिलाया 1 तारीख की रात को. जब मेरे को कॉल आया था तो उन्होंने मेरे को बोला कि KP गोसावी और मनीष भानुशाली करके बंदे बॉम्बे आएंगे और आपको मिलेंगे. उसी दौरान मैंने इनको मिला और मेरी उनसे बात हुई. उस रात क्या हुआ एग्जैक्टली? ये ड्रग केस जो इसमें बोला जा रहा है कि आर्यन को फंसाया जा रहा है, उसमें पैसे की मांग की गई, वो मुझे नहीं बता सकता मैं, मतलब मुझे आइडिया नहीं है. पर जहाँ तक मेरी बात हुई थी, उन्होंने मेरे को एक लिस्ट भेजा था और मैंने वो कंसर्न ऑफिसर को भेज के इनको मैंने NCB के ऑफिस भेज के इनकी मुलाकात करा के उन्होंने फिर आगे जो किया कार्रवाई उन्होंने किया है. ठीक है. KP गोसावी, मनीष भानुशाली ये कह रहे हैं कि ये टिप उनकी थी, उन्होंने NCB को बताई थी. अभी आप बता रहे कि ये टिप आपकी थी, मतलब आपके पास वो लोग आए थे, लोग मेरे पास आपके NCB का उन्होंने मेरे को अप्रोच किया सुनील पाटिल के थ्रू, और मैंने उनको सिर्फ मिलाने का काम किया है और कुछ नहीं किया है इसमें. तो किस ऑफिसर से मिलवाया था कुछ? VV सिंह, वो भी मेरे को मैं VV सिंह को एक दूसरे मीडिया टाइकून के थ्रू मिला हूँ जिनका नाम प्रदीप नाम्बियार और राजीव बजाज है, और उनके थ्रू मैं इनको मिला हूँ. मैं डायरेक्टली इनको कोई जानता नहीं मैं. तो इसमें क्या इसे बताया जा रहा है कि जो लीगल एस्पेक्ट्स है और जो सारी चीज़ें हैं कि लगभग कि जो अरेस्ट करते या फिर डिटेन करते उस वक्त सारी चीज़ें करनी चाहिए, वो की गई नहीं ऐसे बोले जा रहे हैं, क्योंकि आर्यन और अरबाज. मैं अंदर नहीं था NCB ऑफिस में, ना ही मैं कॉर्डेलिया में था, तो मुझे आइडिया नहीं है वहाँ पे क्या हुआ है. मुझे सिर्फ इतना बताया था KP गोसावी ने कि इनको उनकी मैनेजर से बात कराना है, और वो भी कारण ये था बात कराने का क्योंकि उसको बताना है घर पे कि वो डिटेन हो चुके हैं NCB में. ये मेन मुद्दा था जहाँ पे मैं आया, और उन्होंने मेरे को ये भी बताया कि उनके पास कुछ ड्रग्स नहीं मिला था तो हम उसको हेल्प कर सकते. तो उसने मेरे साथ गेम किया. अब KP गोसावी आपके कांटेक्ट में है? मेरे दोस्त नहीं थे वो, सुनील पाटिल के दोस्त थे, और उन्होंने मेरी इंट्रोडक्शन करा के दी. और रही बात प्रभाकर साहिल की, देखो ये जो है 2 तारीख को मैंने जो कंप्लेंट डाला है
वो 2 तारीख को कंप्लेंट डाला है और उसमें मैंने ये मेंशन किया था कि उसने फॉल्सली एक बंदे का नाम, एक अधिकारी का नाम सेव करके आपस में उन लोग दोनों बात कर रहे थे और उसने 13 तारीख को उसने वो चीज़ को एक्सेप्ट किया है। प्रभाकर साहिल ने किसके नाम से खुद का नंबर सेव किया था? प्रभाकर साहिल ने नहीं, पर ये किरण गोसावी ने प्रभाकर साहिल का नंबर समीर वानखेड़े 2 करके सेव किया था। मतलब तभी आप जानते थे समीर वानखेड़े कौन है? नहीं, मैं इतने पर्सनली नहीं जानता हूँ। मैं एक बार मिला था, उनके बाद में पर्सनली उनसे कोई मेरा रिलेशन नहीं है। मतलब आपके कहने से ये लग रहा है कि प्रभाकर साहिल ही एनसीबी का ऑफिसर बन के केपी गोसावी को फोन करता था और वो जो आगे उन्होंने क्या किया फिर? यस, उन्होंने वही किया है। मतलब उन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी रची है और इसीलिए मैं ये कंप्लेंट मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेजा है कि मेरे को, मतलब मैं इसमें मोहरा बन चुका हूँ, मेरे को फॉल्सली इम्प्लीकेट किया जा रहा है। आपकी पर्सनली पूजा ददलानी से कुछ कांटेक्ट हुई थी, बात हुई थी? मैंने उनको मिलाया था और क्या बात हुई थी, क्या रात बात हुई? बात यही थी कि वो उनको ये केपी गोसावी ने जो बताया था कि उनको उनकी मैनेजर से बात करनी है, मुद्दा वही था मीटिंग का। और ये जो कॉन्स्पिरेसी और ये जो एक्सटॉर्शन का मेरे को नहीं आइडिया था। एग्जैक्टली दादलानी के साथ आपकी क्या बात हुई थी? कौन आपसे कांटेक्ट करना चाहता था? किसके थ्रू आप कांटेक्ट कर रहे थे? अब मुझे अभी कैसा हो गया कि मेरे को जब फ़ोन आया केपी गोसावी का, तो केपी गोसावी ने मुझे बताया कि इसको पूजा ददलानी से बात करानी है और कारण ये था क्योंकि उनको इन्फॉर्म करना था कि वो एनसीबी में डिटेन है। तो हमने बोला ओके, हम ट्राई करेंगे। उसके बाद गोसावी ने बोला कि इसका नाम लिस्ट पे भी नहीं है और इसके पास ड्रग्स भी नहीं है, तो इसको हेल्प कर सकते। तो ये पूरे इसमें पूजा से बात हुई थी और पूजा को मैंने डायरेक्ट मिला दिया था। पूजा ने बोला था कि वो डिसीजन टेकर है और ये जो बंदा है मिस्टर केपी गोसावी, वो आया था एक इनोवा में जिसमें पुलिस लगा हुआ था और हम लोग को ये इम्प्रेशन था कि वो खुद भी ऑफिसर है, उसने ऐसे पोर्ट्रे किया। पर जब इवेंचुअली जब मालूम पड़ा चीजें, तो मालूम पड़ा कि ये तो फ्रॉड निकला। क्या केपी गोसावी ने या प्रभाकर साहिल ने कभी आपको बोला था कि वो एनसीबी के ऑफिसर है या पुलिस वाले हैं? इसने एनसीबी के ऑफिस ने बोला कि मैं इंटेलिजेंस के लिए काम करता हूँ। कौन बोला ये? कौन बोला? केपी गोसावी ने, इंटेलिजेंस ऑफिसर हूँ और मैं खुद भी उसको सर करके बात कर रहा था। तो जब बात हुई पूजा ददलानी से कांटेक्ट करने की बात हुई, तो किसके थ्रू आपने कांटेक्ट करवा या फिर आपसे कांटेक्ट आया? नहीं, मेरे म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, उनके थ्रू। तो क्या कांटेक्ट हुआ और उसके आगे क्या हुआ एग्जैक्टली? क्योंकि अभी मुद्दा यही है कि इस मैटर में आर्यन खान को बचाने के लिए या फिर आर्यन खान से 50 लाख रुपया भी कुछ करोड़ रुपए एक्सटॉर्ट किए जा रहे थे। जो डील था वो मुझे मालूम नहीं। जहाँ तक मेरी बात थी मैंने उनको मिला के दिया और मेरा काम उतना ही था। तो पैसे की लेन देन कुछ हुई? आपने पैसे कुछ हैंडल किए? लोअर पैल वर्ली उसमें भी क्या हो गया, जब हमें सो के उठा तब मुझे मालूम पड़ा कि इसने पैसे लिए सुनील पाटिल के थ्रू और सुनील पाटिल को हम प्रेशराइज कर रहे थे कि बस पैसे वापस दो, क्योंकि जिसके थ्रू मैंने उनको बुलाया था उनका मुझे फोन आ रहा था वाया लोगों से कि बल पैसे वापस दो, पैसे वापस दो। पैसे आपने नहीं लिए? मैंने नहीं लिया था। और फिर बाद में मेरे को सुनील पाटिल का फोन आता है। लेकिन आप भी ऐसे बताया जा रहा है कि वर्ली या लोअर पैल। बता रहा हूँ मैं। उसमें फिर मेरे को सुनील पाटिल का कॉल आया, हाजी अली जाओ और ये पैसे ले लो। इसीलिए मैं गया था हाजी अली और तभी मैं पहली बार प्रभाकर साहिल को मिला। उसके पहले मैं उसको पर्सनली जानता नहीं था। तभी प्रभाकर साहिल के साथ कौन था और पैसे? वो अकेले आया था, उसने वो कैश लेके आया था और फिर बाद में जो कंसर्न पर्सन था जिससे इन लोगों ने लिया था, मैंने उसको वापस करा दिया। कौन था वो कंसर्न पर्सन? वो एक था, उनका ही कोई बंदा था, उन्होंने मेरे को बोला था, वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करके दे दिया। लेकिन इसमें बार बार एक ही चीज बताई जा रही है कि एनसीबी के ऑफिसर जो है उनका नाम लेके केपी गोसावी, प्रभाकर साहिल और आपने मिलके कॉन्स्पिरेसी रचा, एक्सटॉर्शन किया, ये आरोप लगे। वो तो बेसलेस है। प्रभाकर साहिल का मेरा नंबर था, प्रभाकर साहिल के पास मेरे को एक बार मिला है वो, तो उसने पहले दिन ही इन्वेस्टिगेटर्स को गुमराह किया किसी और का नाम देके, किसी और का नंबर देके। जब एक एक चीज अभी खुलेगी ना तब मालूम पड़ेगा ना असली कॉन्स्पिरेटर कौन है। लेकिन जब प्रभाकर साहिल ने जब आरोप किए तो सबसे पहले उसने आप पे और केपी गोसावी पे आरोप किए कि आप दोनों ने मिलकर ये सब कॉन्स्पिरेसी पर अभी देखा आप, उन्होंने जो मैसेजेस दिखाए, जब उसने जो ये दिए एविडेंस दिए, उसमें आपने देखा कि उसको सुनील पाटिल के ऑर्डर्स आ रहे थे। ऐसा रहता तो मेरे ऑर्डर आते थे। उसने पैसे जो दिए उसने केपी गोसावी और सुनील पाटिल के यहाँ पे दिए। अगर मेरा रोल रहता तो मेरा भी एक हिस्सा रहता उसमें, जिसमें मेरा कोई रोल ही नहीं था, मुझे मालूम ही नहीं था इसके बारे में। जो पैसे लिए गए वो किन किन कंसाइनमेंट में लिए गए? पहले कितने लिए गए, बाद में बीच में कितने? नहीं, वो मुझे मालूम नहीं। मुझे इतना मालूम कि 50 लाख रुपए गए थे और वही बात हुई थी उनके। उसके बाद हमने वापस उसको रिकवर किया और जो था जिनको दे दिए। जब केपी गोसावी का इंटरव्यू हमने किया था तब केपी गोसावी का ये कहना था कि हमारी तो जान पहचान नहीं थी ददलानी से, और सैम डिसूजा जो है उन्होंने बार बार हमको फोर्स किया
कि ददलानी से मिलो और उसके बाद में उनका व्यवहार हुआ था, हमको कुछ पता नहीं था। मेरे को फोन आए तब इसने मेरे को बताया, तब मैंने इतना पूछताछ किया, वरना मैं इसमें पढ़ता भी नहीं। सुनील पाटिल को आप कब से जानते हो? 1-1.5 साल से। ये कभी ऐसे ही कुछ मामला, कभी कुछ बात हुई थी कभी? किसके बारे में? ये ऐसे ड्रग केस रहेगा या दूसरा कोई केस रहेगा जिसमें ऐसे किसको मदद करना या फिर कुछ ऑफिसर से मिलवाना है, क्या टिप देना या कुछ करना है? उसके कनेक्शन अच्छे थे और वो मतलब कैसे मंत्रालय में उठते बैठते तो उनके पास अच्छे नेटवर्क है, पर ऐसा कुछ काम उन्होंने कभी मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, पर जहाँ हाँ कुछ काम लगता था तो वो मेरे को हेल्प करते थे, बोले इसको मिल लो उसको मिल लो। नवाब मलिक ने जो मंत्री जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, आपके ऊपर थेट एलिगेशन किए थे उन्होंने कि आप इस तरह से ट्रैप लगाते हो, लोगों को फंसाते हो, आप केपी गोसावी, प्रभाकर साइल ये सब जो है। उसके बाद में मैं देखो, मैं उन लोग को पर्सनली जानता नहीं, पहली बार मिला हूँ। अगर पहले मिला होता और मेरे दोस्त रहते तो बात अलग है। आप CDR निकाल लिए, आप चेक कर लीजिए, मेरा उनके साथ कोई ताल्लुकात ही नहीं है। मैं सुनील पाटिल को जानता हूँ और ये सुनील पाटिल के आदमी लोग हैं। अब मैं नहीं मानूं कि उन लोग का क्या काम था और क्या काम नहीं है। लेकिन जब पैसे दिए गए, आपको पता चला पैसे दिए गए, तो फिर आपने वो पैसे रिटर्न आपने बोला या सुनील पाटिल ने बोला कि रिटर्न पैसे दे दो कि ये व्यवहार अपने को नहीं करना? नहीं, सुनील पाटिल ने फोन करके बोला कि वो पैसे जाके ले लो, क्योंकि हमने बहुत प्रेशराइज किया सुनील पाटिल को और बहुत गाली गलौज भी किए, क्योंकि क्या है कि मेरे पे इल्जाम आ रहा था कि तूने मिलाया, तूने पैसे लिए। अब सामने वाला तो उन लोगों को जानता नहीं था, तो मैं कैसे कैसे करके बहुत मेहनत से वो पैसे को रिकवर करके उनको वापस दे दिया। तो जब ये आरोप प्रभाकर साहिल ने किए तब ये चीजें सामने आई। अगर आपने खुद इतना सफर हुए हैं, आप कह रहे कि आपने पैसे जो एक्सटॉर्ट किए थे वो रिटर्न करवाए, आपने रिटर्न करवाए। इसमें मैं खुद विक्टिम हूँ। इन्होंने मेरे को मिसगाइड किए, मिस्टर सुनील पाटिल और केपी गोसावी ने मिसगाइड किए मेरे को। इन लोग ने एक ऑफिसर को नकल करके बात करा के हमें मिसगाइड किए। तो आप किस ऑफिसर के कांटेक्ट में थे? आपने जो वीवी सिंह का नाम लिया। मैं कांटेक्ट में नहीं था, मैंने सिर्फ मिला के दिया था। मेरी उससे कोई पर्सनल बात नहीं हुई थी और ये सब बारे में मैं बात भी नहीं करता किसी से। या इस दौरान पूछा ददलानी से आपकी बात हुई, आर्यन खान से भी कुछ बात हुई थी? नहीं, क्योंकि जैसे बताया जा रहा है, केपी गोसावी बता रहा था कि उसने आपसे कांटेक्ट करवाया था आर्यन का, और उसके बाद में फिर ददलानी से कांटेक्ट हुआ था। नहीं बॉस, मेरी तो बात क्योंकि आपको कंफर्मेशन चाहिए था कि आर्यन एनसीबी के कस्टडी में है। नहीं, मेरे से तो कोई बात नहीं हुई थी ना, मैंने उसने मेरी कोई बात भी नहीं कराई, ना मैंने कभी आर्यन खान से कभी बात किया। जो पैसे आप हजेली गए उसके बाद में? हजेली नहीं गया था, वो उन्होंने किसी के उनके ड्राइवर के थ्रू उनका ये हुआ था। तो आप पैसे लेने कहाँ पे गए थे फिर? मैं पैसे लेने नहीं, मेरे को सुनील पाटिल ने बोला था एक काम करो कि आप उधर जाइए और पैसे ले लिए और जिनका है उनको दे दीजिए। तो आपने लिया और किसको दिया? वो मैंने जो पूजा ददलानी के हस्बैंड थे उनको दिया। अभी आपकी इंक्वायरी हो रही है, किन किन एजेंसियों ने आपसे कांटेक्ट किया और आपकी किन्होंने इंक्वायरी की, कितने घंटे इंक्वायरी चली? वो तो मेरी दिल्ली में इंक्वायरी हो चुकी है, मैंने उनके साथ फुल कोऑपरेट किया है और उन्होंने मेरे साथ भी बहुत अच्छे से मतलब दे हैव ट्रीटेड मी वेरी वेल। अब मैं जा रहा हूँ मुंबई SIT और आई एम गोइंग टू गिव माय स्टेटमेंट देयर आल्सो। एनसीबी ने आपकी इंक्वायरी की थी? यस। और मुंबई SIT में आपने कुछ अप्रोच किया था इसके पहले भी? नहीं, मैंने अप्रोच नहीं किया, मैं आज पहली बार जाने वाला हूँ उनके पास। तो ये पूरा मामला जो है आपके कहने के हिसाब से एक फेक ऑफिसर, मतलब उसके नाम में समीर वानखेड़े नाम से प्रभाकर साहिल का नंबर सेव था, प्रभाकर साहिल केपी गोसावी के मोबाइल में, और केपी गोसावी, प्रभाकर साहिल और सुनील पाटिल, इन तीनों ने मिलके इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी रची है और जब एक एक खुलासा होएगा आपको सच्चियत मालूम पड़ेगी, असलियत सबकी जो बाहर आ जाएगी। अभी बहुत सारी चीजें सामने ही है, मतलब केपी गोसावी रहेगा, सुनील पाटिल रहेगा, प्रभाकर साहिल रहेगा, एनसीबी कुछ ऑफिसर्स के नाम लिए जा रहे हैं। आपको ऐसी कुछ चीज कहनी है कि जो अभी तक सामने नहीं आई है और कुछ ऐसा जो है जो आपको निर्दोष साबित कर सके? देखो, मैंने तो जो चीज़ बताई है, मैंने 2 तारीख को कंप्लेन किया है, वो चीज़ अभी एक एक चीज़ बाहर आ रही है और जो असलियत आ रही है। अब सुनील पाटिल मेरे को दूसरे लोगों के थ्रू मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं नहीं कांटेक्ट में आ रहा हूँ उनके, तो मुझे ये भी डर है कि वो कुछ कर देवे मुझे। तो क्या डर क्या है? डर ये है कि मेरे घर पे कॉल आ रहे हैं, मेरे घर के नीचे लोग आ रहे हैं, तो मुझे ये है कि मैंने मेरे लॉयर के थ्रू उनको बोला है कि मुझे प्रोटेक्शन की मांग की है गवर्नमेंट से। अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या रिएक्शन देते हैं। मतलब आपका कहना है कि आपको और आपके फैमिली को तो इसमें खतरा है? हाँ, क्योंकि मेरे फैमिली को अलग अलग नंबरों से फ़ोन आ रहे हैं, उन लोग फ़ोन चालू नहीं कर पा रहे, प्लस मेरे घर के नीचे लोग जा रहे हैं, प्लस सुनील पाटिल दूसरे दोस्तों से इंक्वायरी कर रहे हैं। तो ये सब घटना हुई जब आपका नाम सामने आया, उसके बाद में केपी गोसावी, मनीष भानुशाली या प्रभाकर साहिल, इससे किससे बातचीत हुई थी आपकी? नहीं, फिर मेरी बातचीत सिर्फ सुनील पाटिल से होती थी और उससे आगे किससे नहीं हुई।
आपको पता है जब फर्स्ट टाइम प्रभाकर साहिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तब एक फोटो दिखाया था, ये सैम डिसूजा करके। वो मैं तो था नहीं सर, मैं आपके सामने बैठा हूँ। मतलब ये क्यों ये सारे लोग जो है प्रभाकर साहिल, केपी गोसावी रहेगा, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? सर अभी एक फ्रॉड जो है वो तो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। आप तो देख ही रहे, पहले दिन से जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने और अब तक उसकी हर बात झूठी साबित हो रही है। और इवेंचुअली मुझे भरोसा है इन्वेस्टिगेशन टीम पे कि उन लोग असलियत बाहर लेके ही आएंगे। एक चीज पूछना चाहता हूँ कि वीवी सिंह जो एनसीबी के ऑफिसर है वो और आपके बीच एक बातचीत हुई थी कि आप एनसीबी में उसमें एक मेरा सवाल कंप्लीट करता हूँ कि आप एनसीबी में कभी इंक्वायरी के लिए जा रहे हो, बुला रहे हो, ऐसा कुछ एक कन्वर्सेशन था। हाँ, वो कन्वर्सेशन लीक हुआ था। हाँ, वो क्या हो गया था कि मुझे यहाँ से समन आया था कोई वीड बेकरी केस में जिसमें मेरा कोई रोल नहीं था। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने पूछताछ किया, मेरा फोन पूरा उनके लेके उनका जो प्रोसीजर है वो किसने लिया था? वही एनसीबी ऑफिशियल्स ने। और उन्होंने स्कैन वैन किया और जब उनको मालूम पड़ा कि मेरा कुछ इसमें है नहीं तो मेरे को छोड़ दिया गया था। मेरा सवाल ये था कि नवाब मलिक इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उसमें आपका एक ऑडियो दिखाया गया था, आप और वीवी सिंह ऑफिसर जो है वो बातचीत कर रहे थे, तो वो ऑडियो लीक हुआ था। हाँ, वही तो उसने जिसमें मेरे को समन किया था। तो मैंने उनको फोन करके पूछा कि सर मुझे कब आना है, क्योंकि मैं डर गया था, क्योंकि मेरे नाम पे एक केस नहीं है, ना मैं ये सब में हूँ। तो आगे अभी आप केपी गोसावी रहेगा, प्रभाकर साहिल है, मनीष भानुशाली है, इनके बारे में क्या कंप्लेंट करने वाले? 2 तारीख को आपने प्रभाकर साहिल के खिलाफ कंप्लेंट की है, तो आगे कंप्लेंट क्या होगी? मेरी यही कंप्लेन है कि इन्होंने मेरे को मिसगाइड किया, मेरे को फॉल्सली इम्प्लीकेट करने की कोशिश की। और मेरे कंप्लेन में मैंने पूरा जो एक्चुअल इंसिडेंट्स हुआ है मैंने दिया हुआ है। अब मैं सिर्फ ये करूँगा कि मेरा कंप्लेन फाइल हो जाए सिर्फ। सवाल एक यही है, फिर से वही आ रहा है कि आर्यन खान, क्योंकि आप इस पूरे मसले में हो, इस पूरे मैटर में आप हो, तो क्या आर्यन खान के पास ड्रग नहीं मिला था लेकिन आर्यन खान इस पूरे ड्रग ट्रेल में था? अब ऐसा है कि जैसे किरण गोसावी जिसने मेरे को बताया वो मैंने आपको बताया। मैं तो एनसीबी के अंदर गया नहीं था तो मैं बोल नहीं सकता। तो उसने मेरे को जो मैसेज भेजा था, उसने जो मेरे को बताया, मैं आपको वो बता रहा हूँ। और फिर अभी वो तो 420 निकल चुका है। लेकिन आपको बीच में कहीं लगा केपी गोसावी आर्यन को फंसाना चाहता है और पैसे निकालना चाहता है? नहीं, मेरे को लगा वो जेन्युइनली हेल्प करना चाह रहे। जब ये सब खुलासा हुआ तब मालूम पड़ा कि वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। उनकी पूरी जब हिस्ट्री निकली तब मालूम पड़ा। तो इसके आगे जाके भी आप जो पंकज जाधव जी है उनको मिले, आपने कोर्ट में एंटीसिपेटरी फाइल की थी, वो रिजेक्ट हो गई, बाद में आप एजेंसी के सामने जा रहे हो, तो अगली मूव आपकी क्या रहेगी? वो मेरे लॉयर ही बोलेंगे आपको। पंकजजी, काय असेल साधारणपणे आता पुढचा आपण पाहिलं तर पाऊल काय असेल? आता तर सध्या आम्ही SIT मध्ये जाऊ, पोलिसांना मुंबई SIT मध्ये ज्या ज्या पद्धतीने ती चौकशी चालू आहे त्या चौकशीला समोर जाऊ। त्यानंतर जी तक्रार यांनी 2 नोव्हेंबरला जी केलेली आहे त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने पुन्हा आम्ही पोलिसांना भेटू आणि त्याबाबत हे जे 3-4 आहे, 3-4 जणांची जी चौकडी आहे, ज्यांनी हे षडयंत्र रचलेलं आहे आणि ते पैसे उकळण्याचा जो प्रयत्न त्यांनी केला होता आणि त्याच्यामध्ये सॅम डिसूजाला त्यांनी गुंतवण्याचा प्रयत्न केला, त्याचा चुकीचा वापर करून घेतलाय ह्या पूर्ण त्यांच्या षडयंत्रामध्ये। तर ह्याची चौकशी केली जावी आणि त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा। जर पोलीस त्या पद्धतीने जर पूर्ण चौकशी करून त्यांच्या लक्षात आलं आणि त्यांनी गुन्हा दाखल केला तर चांगलंच आहे। जर तसा गुन्हा दाखल होत नसेल तर आम्ही वेळ पडली तर कोर्टामध्ये जाऊन अंडर सेक्शन 156(3) CRPCच्या तरतुदीनुसार आम्ही कोर्टामध्ये जाऊन FIR दाखल करण्यासाठी नक्की प्रयत्न करू। बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही कि किसका कहना है कि हम लोग मुंबई पुलिस के पास गए तो हम लोग फंस जाएंगे, किसका कहना है कि हम लोग एनसीबी के पास गए तो फंस जाएंगे। विटनेसेस या जो जिनके आरोप हुए, आपको किस एजेंसी से डर लगता है या फिर? मेरे को किसी से डर नहीं है, क्योंकि मैं जो बात करने वाला हूँ सब सच्ची बात करने वाला हूँ। तो इसमें मेरे को कोई डर नहीं, ना मेरे को एजेंसी से डर है, ना मेरे को SIT से डर है। शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना अखेरचा निरोप पुण्याच्या वैकुंठ स्मशानभूमीत दिला जातोय। महाराष्ट्रातल्या सर्वच क्षेत्रातून अनेक दिग्गजांनी एका युगाचा अंत झाला असं म्हणत त्यांच्याप्रती श्रद्धांजली व्यक्त केली। महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं शासकीय इतमामात त्यांना मानवंदना दिली जाईल आणि मग अखेरचा निरोप दिला जाईल। ही पुण्यनगरी आज या शिवशाहिराला निरोप देण्यासाठी इथे जमली आहे।
बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या पत्नी निर्मलाताई यांचं काही वर्षांपूर्वी निधन झालं. बाबासाहेबांच्या पश्चात अमृत आणि प्रसाद हे त्यांचे 2 पुत्र, तर माधुरी पुरंदरे या त्यांच्या कन्या आहेत. माधुरी पुरंदरे या गायिका आहेत, ज्येष्ठ साहित्यिक आहेत. बाबासाहेबांचा जाणता राजा हा प्रयोग आणि त्यातली भव्यता कधीच थांबू नये अशी अपेक्षा राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री बुलेटिनमध्ये घेऊयात एक छोटासा ब्रेक.